तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सबसे ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं सर फिजिक्स के लिए वीडियोस लाइए, जूलॉजी बॉटनी के लिए वीडियोस लाइए। तो हमने पिछले साल का एक पेपर उठा लिया है जिसमें 10 शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए थे। इस पूरी वीडियो में हम लोग 10 के 10 शॉर्ट क्वेश्चंस को हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे भाई इस बात की जिम्मेदारी है कि पिछले 3-4 साल के पेपर ही रिपीट होते हैं, तो अगर इन 10 क्वेश्चंस में से 4 या 5 क्वेश्चन भी रिपीट हो गए तो 10-12 नंबर कहीं नहीं गए सिर्फ इस एक वीडियो को देखने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं पहले ये दिखाते हैं और फिर उन्हें हम आपको सॉल्व भी कराते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है, गॉस की प्रमेय क्या है? ठीक है, इसका स्टेटमेंट आपको लिखना है। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन आया हुआ है। तीसरा, फ्रेनेल्स और फ्रॉनहोफर जो डिफ्रैक्शन होता है इसमें अंतर आया हुआ है। चौथा, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन, इसमें क्या अंतर होता है ये पूछा गया है। मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, जो कि 4 होती हैं, उन चारों के बारे में आपको बताने वाले हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, और ये सारे क्वेश्चन 2-2 नंबर में हैं। डबल रिफ्लेक्शन क्या होता है और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है भाई। ठीक है, तो चलो एक एक करके इन्हें हल करते हैं भाई। शुरू करते हैं इस वीडियो को और डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, गॉस की प्रमेय क्या है? तो भैया 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है फाई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0। क्या आपने पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा शर्म की बात है, लेकिन नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम याद दिलाते हैं। भैया फाई माने होता है फ्लक्स, फाई माने फ्लक्स बराबर Q माने होता है आवेश और गुणे में 1 अपान एप्सिलॉन 0 लिख दिया हमने। ठीक है, एप्सिलॉन 0 को हम लोग विद्युतशीलता कहा करते थे। तो क्या होती है गॉस की प्रमेय बताओ भैया। कोई बंद पृष्ठ रहा होगा, बोलिए किसी बंद पृष्ठ से जुड़ा विद्युत फ्लक्स, फाई माने क्या है फ्लक्स, उससे जुड़े आवेश, आवेश माने क्या Q यानी चार्ज का कितने गुना होता है? तो 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी फ्लक्स का मान आवेश का 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यह है गॉस की प्रमेय। 2 नंबर में आई है तो बहुत डिटेल नहीं लिखना है। कैसे लिखोगे कि किसी क्लोज्ड सरफेस से, यानी अगर कोई बंद सरफेस है से बाहर निकलने वाला जो टोटल फ्लक्स है, इससे रिलेटेड जो टोटल फ्लक्स है, उस सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है उस चार्ज का कितने गुना होता है? 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यानी फार्मूला होगा फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, जहां पे फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स हो गया, Q माने टोटल चार्ज यानी आवेश हो गया, और एप्सिलॉन 0 को परमिटिविटी कह रहे हैं, जिसे हिंदी में हम लोग कहेंगे विद्युतशीलता भाई। ठीक है, तो 2 नंबर में गॉस की प्रमेय आई हुई है। कैसे याद रखोगे? फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0, Q माने आवेश का कितने गुना, तो 1 अपान एप्सिलॉन 0 गुना होता है भाई। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भैया शॉर्ट में आया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे आइंस्टीन कोफिशिएंट लॉन्ग में आता ही आता। कल आपको मिलेगी अगली वीडियो। तो आने वाले 10-15 दिन हम जो वीडियोस डाल रहे हैं सब ब्रह्मास्त्र है, सब पढ़ते रहो, जाके पेपर दे आना, इनके बाहर पेपर नहीं आएगा भाई। ठीक है, इलेक्ट्रिक का मतलब विद्युत और पोलराइजेशन का क्या मतलब होता है? ध्रुवीकरण हो जाना। ध्रुवीकरण का मतलब अलग अलग हो जाना, कि एक हिस्सा प्लस में टूट गया, एक हिस्सा माइनस में टूट गया, 2 हिस्से हो गए तो कह देंगे भैया जिंदगी पोलर हो गई, ध्रुवित हो गई भैया। ठीक है, जैसे आपके मम्मी पापा साथ साथ रहते कितना मजा आता, लड़ाई हो गई तो मम्मी उधर पापा उधर, ध्रुवीकरण हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखेंगे जब किसी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होता है? जो भी परावैद्युत पदार्थ होते हैं भैया, सरल भाषा में कहें एक तरीके के ये कुचालक पदार्थ होते हैं, जैसे कांच है, मोम है, तेल है, लकड़ी है, अबरक है। तो इस तरीके के जो कुचालक पदार्थ हैं, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस है, जब इन्हें हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, विद्युत क्षेत्र में रखोगे, ठीक, तो क्या होता है? तब उसके पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। उठा के कहां रख दिया भैया? बत्ती में रख दिया, करंट लगाया अंधाधुंध, प्लस अलग होगा, माइनस अलग होगा, सब टूट टाट के मामला जो है इधर उधर हो गया, यानी तब इसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन कहते हैं। इसमें एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट होता है। जाहिर सी बात है
प्लस वाले अलग हो गए, माइनस वाले अलग हो गए, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइपोल कहेंगे। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसके लिए, कैपिटल P बराबर स्मॉल p अपॉन b से इसे लिखते हैं। कैपिटल P का मतलब पोलराइजेशन होता है, स्मॉल p का मतलब टोटल डाइपोल मोमेंट होता है, और V का मतलब वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल होता है। ठीक है भाई, ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन के लिए अगर आप इतना लिख देते हो तो 2 नंबर आपको आराम से मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल्स, इसे फ्रेशनल नहीं पढ़ेंगे, एस यहां पर साइलेंट है। ठीक है, तो इसे पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फ्रेनल एंड फ्रॉनहोफर टाइप का जो डिफ्रैक्शन है उसमें अंतर आपको बताना है। पहले तो ये समझो डिफ्रैक्शन क्या होता है भैया। सरल भाषा में कहें तो जब प्रकाश किसी नुकीले किनारे पर पड़ता है, तीक्ष्ण किनारे पर पड़ता है, तो वो मुड़ जाता है। जब वो मुड़ जाता है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं भैया। ठीक है, तो विवर्तन 2 तरीके से हो सकता है, फ्रेनल ने जो बताया वो, फ्रॉनहोफर ने जो बताया वो। ठीक, तो क्या क्या भैया दोनों में अंतर क्या है, 2 नंबर में आया है तो कम से कम 4 अंतर आपको लिखने पड़ेंगे। तो इंसिडेंट जो वेव फ्रंट होता है वो स्फेरिकल होता है। पहले तो ये समझो वेव फ्रंट क्या होता है। वेव फ्रंट को हिंदी में कहते हैं तरंगाग्र, और सरल भाषा में कहें तो तरंगों के समूह को तरंगाग्र कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो तरंगाग्र आता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल होता है भैया। ठीक है, स्फीयर समझते हो, दीर्घ वृत्ताकार होता है। ठीक है, और इसमें जो वेव फ्रंट आता है वो प्लेन होता है, नॉर्मल होता है भैया। ठीक है, तो दोनों में क्या अंतर है, इसका जो तरंगाग्र है, तरंगों का समूह है, वो स्फेरिकल होगा, उसका कैसा होगा भाई, प्लेन होगा। ठीक, दूसरा अंतर क्या है, सोर्स और स्क्रीन फाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, यानी जहां से तरंगे आ रही हैं और जिस स्क्रीन पर हम लोग विवर्तन का पैटर्न देख रहे हैं, जहां पे फ्रिंजेस बन रही हैं, जहां पर हमें सरल भाषा में परछाई, फोटो दिखाई दे रहा है, वो जो स्क्रीन है वो डिस्टेंस लिमिटेड होती है। सोर्स और स्क्रीन इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, पता ही नहीं होता है कि कहां पर बन रहा है भैया। ठीक है, इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स होता है। इसकी इक्वेशंस वगैरह आप करोगे, कैलकुलेशंस करोगे, थोड़ी सी कठिन होती हैं। इसकी इक्वेशंस भैया सिंपल होती है। ठीक है, डिफ्रैक्शन एट अ सर्कुलर ऑब्स्टेकल और स्ट्रेट एज, यानी एज माने क्या होता है, किनारा, तो या तो सीधे किनारे से विवर्तन होगा या फिर किसी सर्कुलर ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल समझते हो रुकावट, बीच में रुकावट रख दी, प्रकाश आया मुड़ गया, इसी को डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन कहते हैं। तो इसमें सर्कुलर या तो ऑब्स्टेकल होगा या फिर स्ट्रेट होगा, और इसमें कैसा होगा, सिंगल स्लिट या डबल स्लिट ली जाएगी। स्लिट क्या होता है, ये पर्दा है, ब्लेड लिया, ऐसे करके काट दिया, तो यहां पे जो छेद हो गया ना, छिद्र हो गया, उसे स्लिट को हिंदी में छेद कहते हैं, छिद्र कहते हैं भैया। ठीक है, तो इसमें सिंगल स्लिट यानी एक छेद वाला पर्दा या 2 छेद वाले पर्दे का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई बीच में चीज रख देंगे, ऑब्स्टेकल रख देंगे, जिससे टकरा के प्रकाश मुड़ेगा, तो तब फ्रेनल्स होगा। और भैया अगर बीच में छेद है, उससे टकरा के मुड़ रहा, तो उसे फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कहेंगे भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया हुआ, डिफरेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एमिशन एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या अंतर है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो ये समझो एमिशन क्या होता है। एमिशन का मतलब होता है निकलना, उत्सर्जन होना। हम कहें पसीना निकल रहा है, तो पसीने का क्या हो रहा है, उत्सर्जन, एमिशन हो रहा है। तो क्या है भैया, जब एक्साइटेड एटम, एटम क्या है जरा समझो भैया, जब भी कभी किसी को ऊर्जा मिल जाएगी, अभी आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाए, हमें मिल जाए यार, कूदे कूदे घूमेंगे यार, काश ऐसा करते, एक बढ़िया सा मकान और ले लेते तो मजा आ जाता, या एक बढ़िया गाड़ी और ले लेते तो मजा आ जाता, ये सब सोचने लगोगे आप। तो जब भी कभी एटम को ऊर्जा मिल जाती तो वो कूदा कूदा घूमता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। तो जब एक्साइटेड एटम अपनी लोअर स्टेट में वापस आता है, जो उसकी लोअर स्टेट है भैया, 1 करोड़ खर्चा हो गया, फिर भीख मांग रहे बैठे हुए, फिर औकात में आ गए, तो जब लोअर स्टेट में वापस आता है तो उसका जो फोटोन है, फोटोन का मतलब क्या होता है, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों में गिना जाता है, उस पैकेट को फोटोन कहते हैं, और फोटोन मतलब ऊर्जा होती है। ठीक है, एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, तो h न्यू ऊर्जा होती है। ये बात बताई थी प्लांक ने भाई। ठीक है, तो जब आदमी मतलब जब एटम है वो एक्साइटेड स्टेट से अपनी औकात में वापस आएगा, तो एनर्जी उसकी निकल जाएगी। जब एनर्जी खर्च हो जाएगी तो अपनी औकात में वो वापस आ जाएगा, और एनर्जी किसके रूप में खर्च होगी, फोटोन के रूप में, यानी एच न्यू के रूप में खर्च होगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, स्टिमुलेटेड में जब एक्साइटेड एटम एक्सटर्नल फोटोन के इफेक्ट से, यानी सरल भाषा में कहें, इसमें अपने आप वापस आ जाएगा। इसमें अपने आप वापस नहीं आएगा, बाहर से कोई फोटोन और चाहिए होगा, जो क्या करेगा, लोअर एनर्जी स्टेट में लेके आएगा और फोटोन एमिट करेगा। निकलेगा इसमें भी फोटोन, लेकिन इसमें किसी बाहर से एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नाम देखो ना,
स्पॉन्टेनियस, तुरंत। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है? तुरंत, मौके पे, कोई बाहर अंदर वाला नहीं, तुरंत चाहिए, तुरंत, इसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस। और स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेट कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई समझा रहा है, इस तरीके से हो रहा है तो स्टिमुलेटेड हो गया, ठीक है। तो ये एक सेल्फ प्रोसेस है, अपने आप होता है। ये इंड्यूस्ड प्रोसेस है। इंड्यूस मतलब प्रेरणा देनी पड़ेगी, मोटिवेशन देना पड़ेगा, बाहर से एक फोटोन आएगा, भैया आओ, भैया वापस आओ, तब ये वापस आएगा भैया, ठीक है। एटम्स और लाइट सोर्सेस में जो नॉर्मली होता है वही होता है। इसमें क्या है? लेजर के वर्किंग प्रिंसिपल में इसका यूज होता है। जो लेजर होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड बाय एमिशन ऑफ रेडिएशन, आपके कोर्स में लेजर है और लॉन्ग में आता है, जो हम आपको बता रहे थे, आइंस्टीन कोफिशिएंट, हीलियम नियॉन लेजर, रूबी लेजर, ये सब में से कम से कम 1 या 2 लॉन्ग पेपर में आते हैं। बताएंगे आपको अगली वीडियो बना के। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना भैया, ठीक है। तो लेजर के वर्किंग प्रिंसिपल में इसे यूज किया जाता है। ये कहां होता है? परमाणुओं में, लाइट जो सोर्सेस हैं उन सब में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। जो भी फोटोन निकलता है उसकी फेज है, डायरेक्शन है, ये सब किधर भी हो सकती है। इसमें जो फोटॉन्स निकलते हैं उनकी फेज है, डायरेक्शन है, वो सब सेम होती है। डायरेक्शन तो आप समझते होंगे, फेज मतलब चलने का तरीका, तो इसमें सेम होगा। इसमें स्पॉन्टेनियस, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है भैया, ठीक है। अगली है मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस। देखो मैक्सवेल ने टोटल 4 इक्वेशंस दी, पेपर में ये जरूर आएगा, मान के चलो। तो मैक्सवेल ने 4 इक्वेशंस दी थी जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रिलेशन को बताती थी। पहले तो आप ये समझो, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं ई से और मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग लिखते हैं बी से। तो इन दोनों में रिलेशन बताने के लिए मैक्सवेल ने कितनी इक्वेशन दी भाई? 4 इक्वेशन दी। कौन कौन सी थी? तो पहली थी गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, डेल डॉट ई बराबर होता है रो अपॉन एप्सिलॉन 0। यहां पर ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। रो क्या है? चार्ज डेंसिटी है भाई, ठीक। दूसरी क्या दी इन्होंने? गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, जाहिर सी बात है बी के लिए दी। तो डेल डॉट बी बराबर भी क्या होता है? 0, ठीक। तो डेल डॉट बी बराबर 0 होता है। डेल डॉट ई बराबर रो अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। ये इन्होंने दूसरी अपनी इक्वेशन दी। तीसरी इक्वेशन क्या थी? डेल क्रॉस ई का मान माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी के बराबर होता है। जाहिर सी बात है, टी यहां पे टाइम होगा, बी यहां पे चुंबकीय क्षेत्र होगा भाई, ठीक है। ये जो उल्टा त्रिभुज बना रहे हैं भाई, इसे तो जानते होंगे, 3rd सेमेस्टर में हो, इसे हम लोग डेल ऑपरेटर्स कहते हैं। और चौथा होता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ, डेल क्रॉस बी बराबर म्यू 0 इंटू जे प्लस का म्यू 0 एप्सिलॉन 0 डेल ई अपॉन डेल टी। ये होता है क्या? मैक्सवेल का चौथा इक्वेशन। ये चारों समीकरणें आप याद कर लो, 2 नंबर से लेके 5-6 नंबर तक आपको मिल सकती हैं भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? बहुत ही आसान है, इसे हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। 12th क्लास में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल? तो डाइपोल का मतलब डाई माने 2, पोल माने किनारे, 2 किनारे हों तो उसे डाइपोल कह देंगे। मान लिया एक किनारा माइनस का क्यू है, एक किनारा प्लस का क्यू है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई? 12 है, तब हम लोग इसे कहते हैं डाइपोल। देखो मेरे भाई, दोनों आवेश सेम है, ये भी क्यू है और ये भी क्यू है, दोनों क्यू है, लेकिन जो प्रकृति है, नेचर है, वो अलग अलग है। ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस है। तो हमने कहा जब 2 सेम चार्ज तो सेम है, दोनों क्यू हैं, लेकिन अपोजिट चार्जेस, अपोजिट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे से कितनी दूरी पर? 12 मीटर की दूरी पर होते हैं, तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो हमने चित्र बना दिया, माइनस का क्यू, प्लस का क्यू, बीच की दूरी हमने कितनी दिखा दी मेरे भाई? 12 दिखा दी, तथा एक चार्ज। अब समझो डाइपोल क्या कहते हैं, ये तो समझा दिया कि 2 आवेश हैं, सेम हैं, लेकिन प्रकृति अपोजिट है, बीच की दूरी 12 है, तो इसे हम लोग डाइपोल कहते हैं। अब अगर इनमें से कोई एक आवेश ले लें, आवेश क्या है? Q, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 12 है, इनकी गुणा कर दें तो इसे P से लिखते हैं, और इसे कहते हैं डाइपोल मोमेंट। क्या कहते हैं? डाइपोल मोमेंट। तो हमने लिखा था एक चार्ज और दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस के प्रोडक्ट यानी गुणनफल को हम लोग डाइपोल मोमेंट कहते हैं। P से लिखते हैं, फार्मूला होता है P बराबर Q इंटू 12 भैया, ठीक है। तो P ऐसे रख दिया, Q माने आवेश का मात्रक कूलाम हो गया, दूरी का मात्रक मीटर हो गया, तो इस तरीके से इसका जो मात्रक हो गया वो हो गया कूलाम मीटर। क्या हो गया भाई? कूलाम मीटर भैया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसकी बीमा होती है ATL, ये आपको पता होना चाहिए। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है ये भी समझ लो। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है भैया? तो ये बताता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी किस डायरेक्शन में और कितने रेट से फ्लो कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब विद्युत चुंबकीय जो तरंगे हैं उनमें जो एनर्जी है उसका रेट क्या है, कितनी स्पीड से जा रही है, यह बताता है पॉइंटिंग वेक्टर। पॉइंटिंग वेक्टर को कैसे लिखते हैं? तो एस वेक्टर बराबर ई क्रॉस एच होता है।
एस माने पॉइंटिंग वेक्टर है, ई माने इलेक्ट्रिक फील्ड है और एच माने मैग्नेटिक फील्ड है भाई, ठीक है। उसके बाद बायो-सेवर्ट का नियम भी 2 नंबर में पूछा गया है। क्या होता है बायो-सेवर्ट का नियम, जरा समझो मेरे भाई। ये एक तार है, ये क्या है, ये एक तार है। इस तार का छोटा सा हिस्सा क्या है, डीएल है, ठीक है। इससे दूरी कितनी है मेरे भाई, आर है। आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु हमने पी मान रखा है। पूरी दूरी तार की एल रही होगी, छोटी सी दूरी डीएल है। जब छोटी सी दूरी के लिए नाप रहे हैं तो छोटी सी दूरी के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण होगा उसे भी कहाँ से लिखेंगे, डीबी से या फिर डेल्टा वी से लिखेंगे, ठीक। तो यह लॉ बताता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई ऐसा चालक जिसमें करंट आ रहा था, छोटे एलिमेंट से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। तो अगर हम इसका छोटा सा भाग लें, डीएल हमने छोटा सा भाग लिया, तो इससे कुछ दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो फार्मूला क्या होता है, डीबी बराबर म्यू जीरो, इसे म्यू पढ़ते हैं, म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बायो-सेवर्ट का नियम है, डायरेक्ट याद करो। डेल्टा बी बराबर म्यू जीरो अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में आर स्क्वायर भाई, ठीक है। डीवी मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, डीएल स्मॉल लेंथ ऑफ वायर है और म्यू जीरो का क्या कहते हैं, परमेबिलिटी कहते हैं। जैसे मेरे भाई एप्सिलॉन जीरो विद्युत के लिए होता था, वैसे ही म्यू जीरो होता है चुंबक के लिए भाई, ठीक है। तो ये बायो-सेवर्ट का नियम है, 2 नंबर में आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। डबल रिफ्रैक्शन क्या होता है, नाम सही पता चला, डबल माने 2, तो आपको पढ़ा रखा है, बता रखा है, फिर से बता देते हैं। होता क्या है कि भैया जब निकॉल प्रिज्म है, कैल्साइट क्रिस्टल है, ऐसा कोई क्रिस्टल लेते हैं जिसमें जब किरण जाके 2 हिस्सों में बट जाती है। एक हिस्सा वो होता है जिसे हम लोग ऑर्डिनरी रे कहते हैं, नॉर्मल रे होती है, और एक कहलाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। तो जब कोई किरण इन क्रिस्टल पे पड़ के 2 हिस्सों में बट जाती है तो उसे हम लोग डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। यही हमने यहां पे लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि जब एक लाइट रे किसी कैल्साइट या क्वार्ट्ज क्रिस्टल में एंटर करती है तो वो 2 अलग अलग रेज में स्प्लिट हो जाती है। इस फिनोमिनन को डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक रे को हम लोग ओ रे यानी ऑर्डिनरी रे कहते हैं। ये जो ऑर्डिनरी रे होती है ये स्नेल के नियम का यानी अपवर्तन का जो दूसरा नियम होता है उसे फॉलो करती है, तथा जो दूसरी रे है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ई रे कहलाती है। ओ फॉर ऑर्डिनरी और ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे कहलाती है। यह स्नेल के नियम का पालन नहीं करती, इस अपवर्तन के नियम को फॉलो नहीं करती, ठीक है। ये दोनों रे अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं और इनका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यानी जो अपवर्तनांक है दोनों के लिए, जो n की वैल्यू है वो दोनों के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। इसी वजह से कैल्साइट क्रिस्टल में अगर एक ऑब्जेक्ट हो तो उसकी 2 इमेज बनती हुई दिखाई देती हैं, 2 परछाई दिखती हैं, एक ई रे की वजह से और एक ओ रे की वजह से। इसे डबल रिफ्लेक्शन हम लोग कहते हैं भाई, ठीक है। आखिरी टॉपिक है इसमें मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये क्या होता है, कई लोगों के तो मुंह में फंस जाएगा, ससेप्टिबिलिटी बोल नहीं पाएंगे, बोल के दिखाओ ससेप्टिबिलिटी क्या होता है भैया। तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो यह बताती है कि कोई मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना मैग्नेटाइज हो सकता है, यानी जो चुंबक कोई भी पदार्थ है उसमें चुंबकत्व का गुण कितना ज्यादा आ सकता है, कितनी ताकतवर चुंबक बन सकता है वो। इस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा वो उतना बड़ा चुंबक भैया, ठीक है। लिखते हैं m बराबर, और ये जो ऐसे करके बना हुआ इसे काई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, काई पढ़ते हैं, काई। तो m बराबर काई इंटू एच। m क्या है, यहां पर मैग्नेटाइजेशन है, h क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, काई यहां पर क्या है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, ठीक है। यदि काई की वैल्यू प्लस में है तो जो मटेरियल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक जिनमें बिना जोड़े में इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो जो मटेरियल होगा वो डायामैग्नेटिक होगा जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। और अगर काई की वैल्यू पॉजिटिव तो है लेकिन बहुत ज्यादा है तब वो कैसा हो जाएगा, फेरोमैग्नेटिक यानी लौह चुंबकीय हो जाएगा, जिनमें कुछ विशेष प्रकार की आकृतियां यानी डोमेन पाए जाते हैं भाई, ठीक है। तो ये 10 वो क्वेश्चन है जो पिछले साल के पेपर में आए हुए हैं। ऐसे हम और भी कई वीडियोस पब्लिक करने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc, उसे ज्वाइन कर लो क्योंकि चैनल कई सारे हैं। फिजिक्स किसी पे आ रही है, जूलॉजी किसी पे आ रही है, केमिस्ट्री कहीं आ रही है, एडवाइसेस कहीं आ रही हैं, तो उन सबको शेयर करके लाएंगे। टेलीग्राम पे अपना फ्री में चैनल है BDKDN BSc पर भाई, ठीक है। मन लगा के पढ़ डालो। ये PDF आपको दे देंगे टेलीग्राम पर ही बिल्कुल फ्री में। BDKDN BSc चैनल है, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन कर रखा है वहां पर सब कुछ पहले ही अपलोड है। उसके अलावा ये वीडियो ऐड होके इसकी PDF आज ही पड़ जाएगी। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।